अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, मुकम्मल एक्सरसाइज। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमने शुरू किया है ना, कालब, ठीक है, उर्दू मीडियम के साथ हम पढ़ रहे हैं। तो मैट्रिसेस की किस्में कौन कौन सी होती हैं और उन किस्मों को लेके कुछ सवाल बनाए हुए। तो ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं और MCQs भी बनते हैं, लॉन्ग यहाँ से नहीं बनता। तो चले इसको शुरू करते हैं। और इसमें डेफिनेशनें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये शुरू वाला मटेरियल आपने छोड़ना नहीं है, ये लाजमी तैयार करने वाला है। ये तरीफ़ें बहुत अहम है, तो ये तरीफ़ें हमें याद करनी है। अब देखें, टाइप्स हैं, किस्में हैं मैट्रिसेस की। तो पहली जो किस्म है वो है रो मैट्रिक्स। अगर आपने 3.1 नहीं की, पहले उसको कर लें, क्योंकि उसमें बेस है मैट्रिसेस होते क्या हैं। उस बेस के बाद अब ये सेकंड लेक्चर होता है हमारा, ठीक है। तो उसके बाद आपने करना है, अगर वो नहीं पढ़ी पहले वो पढ़ लें। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास पहली जो डेफिनेशन है वो है रो मैट्रिक्स। अब देखिए, इसके नाम के अंदर ही है रो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक सिंगल रो होगी, एक अकेली रो। वैसे तो एक से ज्यादा हो सकती है, एक के बाद दूसरी तीसरी हो सकती है, लेकिन ये स्पेशल किस्म का मैट्रिक्स होगा, कॉलम होगा, जिसमें सिर्फ एक कतार होगी, एक रो होगी। सो देखें, हम उसको थोड़ा सा डेफिनेशन, अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो, एक ऐसा कॉलम जिसमें एक ही कतार होती है। पूरी तारीफ याद करनी है तो बुक में से आप देख लें, वरना मोटा मोटा इधर सही है। तो ये उसकी एग्जांपल लिखी है, देखें, एक ही सिंगल रो बन रही है, 2 3 9। रो को आप जितना मर्जी लंबा कर लें, एक सिंगल एलिमेंट रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, लेकिन रो एक होनी चाहिए, नीचे उसके एक और रो ना आ रही हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसी के अपोजिट इसका दूसरा भाई कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, कि जिसमें एक सिंगल कॉलम होगा, ठीक है। अब मैट्रिक्स हैविंग सिंगल कॉलम, एक कॉलम हो जिस मैट्रिक्स में, उस मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ये उसकी एग्जांपल है कि एक कॉलम होगा, रोज जाहिर जितनी मर्जी हो जाए, रो 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, यहाँ पे 3 रोज हैं, लेकिन एक कॉलम है, ठीक है। तो बस ये हमने कह लेंगे ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद ये जीरो मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स एक ही बात है। इसको उर्दू में क्या कहेंगे, सिफरी, सिफर होता है ना, सिफरी कॉलम, नल और जीरो मैट्रिक्स। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि शक्ल जो मर्जी हो, ठीक है, जिस तरह की मर्जी शक्ल हो, लेकिन ऑल द एंट्रीज शुड बी जीरो, कि उसके अंदर जो जो कुछ है वो जीरो हो। जीरो के अलावा कोई नंबर आ ही नहीं सकता इसके अंदर, ठीक है। तो अब देखें, मैंने मुख्तलिफ शक्लें उसके बनाने की कोशिश की। यहाँ पे सिंगल एलिमेंट लिखा, यहाँ पे ये 4 लिखे हैं, यहाँ पे ये 3 लिखे हैं, ये रो मैट्रिक्स भी बन रहा है, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो हैं, बस ये फ़र्क है, कोई भी एलिमेंट जीरो के अलावा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा नल मैट्रिक्स होता है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। फिर बहुत इंपॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर की शक्ल का होता है, उसकी जैसे स्क्वायर होता है कि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होते हैं, लेंथ विड्थ बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी यही होगा कि चूंकि मैट्रिसेस में रोज और कॉलम्स होते हैं, तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स आपस में बराबर होंगे, वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। उर्दू में इसको मुरब्बी कॉलम कहते हैं, मुरब्बी कॉलम, ठीक है। तो रोज और कॉलम्स बराबर हो, डेफिनेशन याद करनी है वो बुक से देख लें, ठीक है। जैसे ये आप देखें, ये 1 by 1 है, इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ठीक है। ये 2 by 2 है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। ये 3 by 3 है, 3 रोज 3 कॉलम्स बन रहे हैं। तो 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके अलावा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर स्क्वायर का ही अपोजिट है, कि भाई रोज और कॉलम्स बराबर ना हो। अगेन शक्लें डिफरेंट हो सकती हैं उनकी, लेकिन बराबर नहीं होंगे। तो जब बराबर होंगे तो स्क्वायर है, नहीं होंगे बराबर रोज और कॉलम्स आपस में, देखें दरम्यान में मैंने ऐसे करके लाइन लगा दी है कि ये बराबर नहीं है। अब देखें, जैसे हमारा ये रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये दोनों रेक्टेंगुलर भी होते हैं, क्योंकि इसमें देखें, एक रो है तो 3 कॉलम बन रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 by 3 है। इसमें देखिए, अगर कॉलम एक है तो रोज 2 हैं, तो 2 by 1 बन रहा है। और इसमें देखें 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो 2 by 3 बन रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर्स इनके जो होते हैं, तो इसलिए रोज कॉलम्स बराबर नहीं आ रहे, तो इसलिए अगेन इसकी भी डिफरेंट शक्लें होती हैं, बस बराबर नहीं होंगे रोज और कॉलम्स। अच्छा जी, 6वीं डेफिनेशन पे आ जाए। 6 वाली में कहता है जी डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब डायगोनल में ये होता है कि जो आपका मैट्रिक्स होगा ना, उसकी ऐसे करके ये जो तिरछी साइड होती है, एक ये डायगोनल होता है, एक ये वाला डायगोनल होता है,
क्योंकि ज़ाहिर है जब स्क्वायर डिब्बा आप बना रहे होते हैं ऐसे करके, तो उसमें आप ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, ये दोनों को हम डायगोनल कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मेन डायगोनल होगा हमारा ये होगा ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे करके। तो ये वाली जो आ रही है लाइन ऐसे करके, ये हमारे डायगोनल होते हैं, इसके नाम से ये पड़ा है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है डेफिनेशन में कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं ना डायगोनल वाले, ये नॉन ज़ीरो हों, ज़ीरो ना हो, लेकिन उसके अलावा सारे ज़ीरो हों, बाकियों ने लाजमी ज़ीरो होना है। ये देखें, ये नॉन ज़ीरो हैं तो बाकी सारे ऊपर भी नीचे भी ये सारे ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एक और बात है कि कम से कम एक, ये जो डायगोनल है ना हमारा, ठीक है, ये जो हम उर्दू में इसको वितर भी कहते हैं, तो इसकी जगह पे कम से कम कोई एक एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। आप देखें यहाँ पे जब इस वाले में मैंने किया है तो यहाँ पे 1 है, 2 है, लेकिन इस जगह पे 0 आ गया, कोई मसला नहीं है। इवन कि अगर यहाँ पे भी 0 आ जाए फिर भी ये डायगोनल है, क्योंकि एक कम से कम एक एलिमेंट तो है ना, एक एलिमेंट तो नॉन ज़ीरो है जो 0 नहीं है, लेकिन बाकी एलिमेंट ऊपर नीचे वो 0 लाजमी है। अगर ऊपर नीचे कोई एलिमेंट आ जाता है, मतलब यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे कोई 3 लिख देते हैं, तो फिर ये डायगोनल नहीं रहता। मेन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और ऊपर नीचे ज़ीरोज़ हों। अब ये देखें, ये वाला ये प्रॉपर डेफिनेशन में आ जाता है कि देखें ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, बाकी जो है वो ज़ीरोज़ हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन एटलीस्ट। अच्छा, एक और मज़े की बात कि ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर वाले हैं ये हमारे डायगोनल्स में नहीं आते। तो ये जो डायगोनल है, स्केलर है, और नीचे मैंने आइडेंटिटी लिखा है, तो ये जो तीनों यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं ना, ये तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। उनकी रोज और कॉलम्स बराबर होंगे, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन पे ये है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल, ये वाली को मेन डायगोनल कहते हैं, इस वाली को ये मेन डायगोनल है, क्योंकि इधर से दूसरा भी डायगोनल बन जाता है, लेकिन ये वाला मेन है, स्टार्टिंग वाला है, शुरू वाला है। तो मेन डायगोनल में एटलीस्ट 1 एलिमेंट आर नॉट ज़ीरो, वो ज़ीरो ना हो, ठीक है, और ऑल अदर जो है वो ज़ीरोज़ होने चाहिए। तो ये क्या हो गया, डायगोनल हो गया। प्रॉपर अगेन वर्डिंग देखनी है, बुक से देख ले। नंबर 7 स्केलर मैट्रिक्स। अब क्या है कि डायगोनल का ये छोटा भाई है, डायगोनल का छोटा भाई है, क्योंकि डायगोनल की सारी प्रॉपर्टीज इसमें होंगी, लेकिन अपनी एक खास स्पेशल इसकी प्रॉपर्टी होनी है। ये देखें, इफ ऑल एंट्रीज आर सेम, ये इसकी अपनी स्पेशलिटी है कि डायगोनल हो, इर्द गिर्द वाले जीरोज हो, डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। ये वो डेफिनेशन पीछे वाली सारी आएगी डायगोनल की उसके साथ, लेकिन अपनी कंडीशन क्या है कि वो जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, एक जैसे हों। ये देखें, 1 1 1 एक जैसे हो गए ना, 2 2 एक जैसे हो गए, कुछ भी आ जाए यहाँ पे लेकिन एक जैसा हो, माइनस में आ जाए, अशारिये में आ जाए, ABCD आ जाए, लेकिन सेम सेम हो जाए, ठीक है। इधर A है तो इधर भी A हो, इधर B है तो इधर भी B हो, इधर -1 है इधर भी -1 हो। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, स्केलर। तो स्केलर के लिए बराबर होना, सेम होना, ये आपने याद रखना है। अच्छा जी, इसके बाद इन सब का छोटा, सबसे छोटा भाई, ठीक है, ये सबसे बड़ा भाई है डायगोनल, ये उससे छोटा भाई है, ये सबसे छोटा भाई है। अब इस भाई में इन दोनों भाइयों की खसूसियात होनी है कि जी इस आइडेंटिटी ने डायगोनल भी होना है, इस आइडेंटिटी ने स्केलर भी होना है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी उसकी ये है कि उसके ये जो एलिमेंट्स हैं ये स्पेशली 1 हो, बस 1 के अलावा कुछ ना हो। यानी इस जगह पे अगर 1 1 आ जाता है और वो सेम होते हैं, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ये बहुत अहम है हमारे लिए, आगे बड़ी दफ़ा इसने यूज़ होना है आइडेंटिटी ने, ठीक है। और ये यूनिट मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है, आइडेंटिटी कह रहे हैं या यूनिट कह रहे हैं। जैसे आम रूटीन में 1 होता है हमारा, तो 1 से किसी चीज़ को ज़रब दें तो फिर वही चीज़ आ जाती है। तो ये आइडेंटिटी भी हमारा वही है कि इस किसी भी मैट्रिक्स को इससे ज़रब दिया करेंगे ना तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उसने वही रहना होता है। ए को आई से, इसको आई से शो कराते हैं, ये भी याद रख लें, आई से शो कराता है इसको। तो ए को आई से ज़रब देंगे तो आंसर फिर ए आएगा, बी को आई से ज़रब देंगे फिर आंसर फिर बी आना है। तो ये आइडेंटिटी जो है वो 1 की तरह जो है वो रोल प्ले करती है। ऐसे भी हो सकता है, ऐसे 2/2 का भी हो सकता है, 3/3 का भी हो सकता है। बड़ी क्लासों में 3/3 का करेंगे, फिलहाल अभी आपने 2/2 का करना है। ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इस तरह के सवाल आते हैं 3/3 के। तो ये 8 डेफिनेशनें हमारी हो गई, 2-3 और हैं। अब ये जो ट्रांसपोज है ना, ये बेसिकली डेफिनेशन भी है और ये सवाल भी है। ये सवाल आता है आगे से कि जिसको ट्रांसपोज मालूम करें।
तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, अब ट्रांसपोज को उर्दू में ट्रांसपोज ही कहते हैं। तो ये क्या होता है, सिंपल काम, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। भाई रोज को और कॉलम्स को कहें भाई अपनी अपनी जगह चेंज कर लो, जो बच्चा जो है वो रो में बैठा हुआ है वो कॉलम में आ जाए, जो कॉलम में बैठा हुआ है वो रो में आ जाए। तो रोज को कॉलम बना लेना, कॉलम्स को रोज बना लेना, ठीक है। नॉर्मली क्या करते हैं, एक काम करते हैं भाई, एक एक रो पकड़ते हैं, कॉलम बनाते चले जाते हैं, ठीक है। तो वो उस तरह से इजी हो जाता है। तो ये काम है। और ये देखें मैंने उसकी ना एग्जांपल एक बनाई हुई है, ए मैट्रिक्स अगर ये हो तो अब इसका ट्रांसपोज कैसे बनेगा वो हम बनाते हैं। तो पहली रो देखें 1 2 3 है ना, तो इस रो को पकड़ के देखें हम ऐसे कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे 1 2 3। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया हमने। उसके बाद है 4 5 6, ये दूसरी रो है तो इसको दूसरा कॉलम बना दें 4 5 6। फिर ये तीसरी रो है 7 8 9 और उसको भी कॉलम की शक्ल में लिख दें। तो ये हमारा ट्रांसपोज बन गया। तो इस तरह से ट्रांसपोज किया करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम है। अब इस ट्रांसपोज की बेस पे अगली डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है, सिमेट्रिक। उर्दू में भी सिमेट्रिक ही है, उर्दू में भी सिमेट्रिक लिखा जाता है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ये उसकी ये पहचान है कि भाई ए मैट्रिक्स अगर कोई हो और उसका आप ट्रांसपोज लें तो दोबारा से ए ही आ जाए, यानी उसमें फ़र्क ही कोई ना पड़े। ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आया है वो वही है जो पहले है। तो ऐसे होते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं, उन्हीं को फिर हमने ये नाम रखा हुआ है सिमेट्रिक। तो ये देखें हमने एक लिखा जी ए मैट्रिक्स है 2 3 3 4। अब इसको अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं, जैसे यहाँ पे टी लिख दिया मैंने, तो पहली रो देखें 2 3 है ना, तो 2 और 3 को आपने कॉलम बना लिया, इस रो को कॉलम बनाया। फिर ये 3 4 है तो 3 और 4 ऐसे करके लिख लें। अब देखें इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो बिल्कुल सेम है तो ये क्या चीज़ है, ये ए आ गया ना। तो देखें हमने ये प्रूव कर दिया कि ए का ट्रांसपोज जो है वो दोबारा से ए आ रहा है। तो फिर इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है हमारा ये सिमेट्रिक है, ठीक है, इस तरह से। और एक लास्ट डेफिनेशन हमारी बनती है जिसको हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू अब है सिमेट्रिक लेकिन स्क्यू है। स्क्यू का मतलब ये होता है कि जब आप ट्रांसपोज लें तो आंसर दोबारा ए आए लेकिन उसके साथ माइनस भी आए, तो इसको हम स्क्यू कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है। अब इसकी भी एक एग्जांपल देखें, बुक में से ली है 0 -5 और 5 0। अब इसका अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो ये रखें, ज़रा करके देखें। ये 0 और -5 पहली रो, इसको आपने कॉलम बना लिया। फिर ये दूसरी रो है 5 और 0, उसको भी आपने कॉलम बना लिया। अब ये और ये सेम लग रहे हैं लेकिन सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, ज़बरदस्ती माइनस बाहर रखें तो अंदर साइन चेंज होंगे, 0 का तो नहीं होता साइन चेंज, लेकिन इन दोनों के हो जाएंगे। ये माइनस का 5 हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा। अब देखें, इसको देखें और इसको देखें, ये बिल्कुल अब सेम चीज़ें हैं। तो इसका मतलब कि ये क्या चीज़ आई है, ये ए आ गई है दोबारा। तो ए का ट्रांसपोज जो लिया है वो -a के बराबर आ गया। तो फिर इसका मतलब कि ये जो ए हमारा मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ये जो मैंने ये वाला काम किया ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एज ए सवाल आते हैं। ये समझे हमने सवाल भी हल कर लिए एग्जाम्पल के अंदर। तो ये हमारी डेफिनेशनें, एग्जाम्पलें वगैरह वगैरह हो गया। अब हमने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज अगेन कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसमें बहुत आसान एक्सरसाइज है, छोटे छोटे चुने चुने सवाल हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है जी इनको आइडेंटिफाई करें, इनकी शक्ल देखें कि क्या है और उनके नाम बताएं। ठीक है जी, ये शक्ल वाला है तो इसका नाम क्या है, अहमद है, महमूद है, अली है, कौन है, ठीक है। तो वो हमने करना है। तो ए मैट्रिक्स देखें ये पड़ा हुआ। अब आप खुद बताएं कि ये क्या चीज़ है। इसमें एक सिंगल रो है तो क्या होना चाहिए, इसको रो मैट्रिक्स होना चाहिए। उर्दू वाले क्या लिखेंगे, कितारी कालब, कतार वाला कतारी कालब, ठीक है। तो इसको हम बस लिख देना है कि ये क्या चीज़ है, ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है, ऐसे करके लिख दें। इसी तरह आगे वाले को देखें तो यहाँ पे 0 है सिर्फ, ठीक है, और एलिमेंट भी कोई नहीं है। तो एक तो ये है कि जो पहली डेफिनेशन ज़हन में आती है वो क्या है, ये नल मैट्रिक्स है, ये 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। वरना ये 1 by 1 वाला भी हो सकता है, इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नल जो है वो बेहतर रहेगा। आप सारा कुछ लिख दें, आप इसको स्क्वायर भी लिख दें, आप इसको नल भी लिख दें, क्योंकि दोनों चीज़ें सही हैं। तो नल जो है वो इसका होना चाहिए, ये क्या है, नल मैट्रिक्स। इसको हम स्क्वायर भी कह सकते हैं। 1 by 1 है, एक रो है, एक कॉलम है। और ये वाला जो है ये क्या है, इसमें देखें 1 है और 0 0 है, तो ये तो हमारा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और ऊपर से स्क्वायर वाला भी है, तो बुक के पीछे देख लें उसने क्या लिखा हुआ है, लेकिन बहरहाल ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
ठीक है। उर्दू में क्या होता है, इसको हम वहदानी, उर्दू में याद रखें जो उर्दू वाले हैं, इसको हम कहते हैं वहदानी कालब, ऐसे करके लिखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये स्पेशल केस है 1100, ठीक है। अब अगेन वही बात है, इसको आप डायगोनल भी कह सकते हैं, इसको आप स्केलर भी कह सकते हैं, ठीक है। वो दोनों चीज़ें हैं, बड़े भाइयों वाले प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, लेकिन जो अपनी प्रॉपर्टी है वो 1 1 भी है, तो इसलिए इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह लें। अगेन देखें ये डी वाला सब कुछ 0 0 है, तो इसको नल मैट्रिक्स होना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताएं कि नल के अलावा ये कौन सा मैट्रिक्स बन रहा है। नल मैट्रिक्स है, या इसको आप यूनिट कह लें, क्योंकि नल और यूनिट एक ही बात है। तो इसके अलावा क्या बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो स्क्वायर भी इसको कहा जा सकता है। इसी तरह ये वाला एक सिंगल कॉलम है, तो ये इसको कॉलम मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है ये, ठीक है, इस तरह से। अच्छा कॉलम है तो इसके अलावा क्या नाम है इसका, इसके अलावा सोचें ज़रा, इसके अलावा भी एक नाम हो सकता है, इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि देखें इसमें 3 रोज हैं 1 कॉलम है, तो 3 by 1 है, तो 3 by 1 जो है रोज और कॉलम्स बराबर नहीं है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। लेकिन अगेन ज़्यादा अच्छा बेहतर है कि कॉलम मैट्रिक्स कहें। ये आगे वाला भी कॉलम है, ठीक है, इसको भी आप लिख लें कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। उर्दू में भी कॉलम को कॉलम ही पढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब नंबर 2 में देखें, यहाँ पे भी आइडेंटिफाई करना है, देखना है। अगेन देखें तो ये नज़र आ रहा है कि ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं उर्दू में लिख देता हूँ कॉलम कालब, कालमी, फिर उर्दू में ऐसे होगा कालमी कालब, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह ये जो दूसरे वाला है, तो ये क्या है, क्या नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ 1 1 नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ जीरोज़ नहीं है। यहाँ जीरोज़ होते तो हम इसको कहते हैं कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये फिर कौन से वाला है, ज़्यादा जनरल फॉर्म जो है इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये इसको उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कालब, मुरब्बी कालब इसको कहें, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे करके लिख लें, मुरब्बी कालब, ऐसे मुरब्बी कालब। इसी तरह ये सी वाले को देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ये फिर रेक्टेंगुलर है। इसकी देखें शक्ल भी रेक्टेंगल वाली होती है, ये देखें ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो लेंथ ज़्यादा है और चौड़ाई जो है उसकी कम है, तो ये रेक्टेंगल वैसे भी पता चल रही है। तो ये क्या होगा हमारा रेक्टेंगुलर। उर्दू में क्या लिखेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उर्दू में क्या बनेगा, मुस्ततीली, उर्दू में इसको कहते हैं मुस्ततीली कालब, ठीक है, ऐसे करके आप लिख लें रेक्टेंगुलर। इसी तरह डी वाले को देखें तो नज़र आ रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं, ठीक है, मुरब्बी कालब है। इसी तरह ई वाला जो है नज़र आ रहा है कि ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, वो बज़ाहिर है रोज़ और कॉलम्स को बस देखते जाना है। इसी तरह एफ़ वाले को देखें तो इसमें एक ही रो है, तो इट शुड बी रो मैट्रिक्स, ठीक है, इसको आप रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, रो कह लें, रेक्टेंगुलर कह लें। और ये जो जी वाला है, ये वाला आपको नज़र आ रहा है 3 रोज़ 3 कॉलम्स, 3 by 3, तो रोज़ और कॉलम्स बराबर हैं, तो इट शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, मुरब्बी कालब, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको लिख लें। तो ये भी हमने इनको आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 में। इसमें एक और पार्ट भी है, एच वाला पार्ट भी है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसको आप देख लें क्या होना चाहिए, इसको रेक्टेंगुलर होना चाहिए, ठीक है, मुस्ततीली कालब, रेक्टेंगुलर। लो जी ये हो गए। अच्छा फिर एक और सवाल इसी का है कि आपने आइडेंटिफाई ही करना है, और यहाँ पे देख बताने हैं उसको कि जी कौन सा डायगोनल है, कौन सा स्केलर है और कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है, वही तीनों बाई। एक बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा इनमें से, डायगोनल। नंबर 2 पे स्केलर है, ये मंझला बाई है, दरमियाना, और ये सबसे छोटा बाई है, यूनिट वाला। ओके, सो ए वाला कौन सा बाई है, सबसे छोटे वाला, यूनिट वाला, क्योंकि इसमें 1 1 है, ठीक है, यूनिट। लेकिन अगेन इसको आप स्केलर भी कह सकते हैं, इसको आप डायगोनल भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि यूनिट की प्रॉपर्टी आ रही है तो इसको यूनिट मैट्रिक्स ही कहना चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह अब ये 5 5 है, बराबर हैं एक दूसरे के, बराबर हैं और 1 1 भी नहीं है, तो फिर ये कौन सा बाई है, दरमियाने वाला, स्केलर। स्केलर में हमने कहा था भाई बराबर हो, तो इसको हम स्केलर कहेंगे। उर्दू में भी स्केलर ही है, ठीक है, उर्दू में भी स्केलर है। और डायगोनल जो है, डायगोनल का उर्दू मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा अब सी वाले को देखें, सी वाले में देखें डायगोनल में एक 3 है और एक 0 है, ठीक है, डिफरेंट है, लेकिन कम से कम कोई ना कोई एक एलिमेंट तो नॉन ज़ीरो है ना, तो इसलिए ये कौन सा होगा, सबसे बड़ा बाई डायगोनल वाला, डायगोनल, क्योंकि यूनिट में 1 1 होना चाहिए और स्केलर में बराबर बराबर होने चाहिए, तो इसलिए ये सिर्फ डायगोनल है। और डी वाले में भी सिर्फ डायगोनल होगा, क्योंकि 7 और 6 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो ये भी हमारा डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल होगा। और ई वाला जो है 2 और 2 बराबर आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इट शुड बी स्केलर,
चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। बिल्कुल छोटा सा सवाल है, फाइंड ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फाइंड करना है, ये हमने एग्जाम्पल में भी किया था। तो बिल्कुल सिंपल सा काम है जी। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ ना पूरे स्टेप बनाते हैं कि अगर आपने एक एक चीज़ लिखनी हो तो कैसे करते हैं। उसके लिए तरीका ये होता है कि देखें ए बराबर दिस वन है ना, तो आप इसको दोबारा लिख के दोनों तरफ टी लिख लें पहले। ये देखें ज़रा, ऐसे लिखा, इधर भी टी लगा दिया, उधर भी टी लगा दिया कि जी हम ट्रांसपोज करने लगे हैं। अगले स्टेप में, उससे अगले स्टेप में फिर ट्रांसपोज मालूम कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रांसपोज की हुई चीज़ को लिखें कि 2 और 3 ये रो है, तो हमने 2 और 3 को कॉलम बना लिया। ये हमारी रो है 4 और 5, उसको हमने कॉलम बना लिया कि लो जी हमने ए का ट्रांसपोज कर लिया। इससे ये होगा कि आपके ये 2 स्टेप तो बन जाएंगे ना। तो इस तरह से करके ज़ाहिर है कि ट्रांसपोज कर लेना चाहिए। अगेन ये जो बी वाला है इसको मैंने डायरेक्ट ही अब कर देना है, या चले बना लेते हैं स्टेप्स। बनाने भी क्या है वैसे, अब ये छोटी ब्रैकेट मैंने लगा ली है, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट कैसे होगा, अब यहाँ ज़रा गौर करिएगा। आपके पास एक पूरा कॉलम है, ठीक है, तो अब पूरा कॉलम है तो उसकी जो मेन डेफिनेशन पे जाए, क्या था भाई, रोज़ को कॉलम्स बनाए, कॉलम्स को रोज़ बनाए। अब जब आपके पास कॉलम है तो आप कॉलम को पकड़ के रो बना दें। ठीक है, तो इस तरह से भी बन जाता है। तो अब ये पूरा कॉलम पकड़े, उसको लिटा दें ऐसे, क्योंकि ज़ाहिर ऐसे ये खड़ा हुआ है, तो 3, 7 और 6 ऐसे करके वो रो बन जाएगी। तो ये भी डायरेक्ट, ये भी हमने डायरेक्ट किया। एक स्टेप आप बीच में कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। इसी तरह ये सी वाला है, तो सी वाले में जी अब ये ज़ाहिर गलत हुआ हुआ, ये इस तरह से है, रो की शक्ल में। तो अब अगेन रो को पकड़ें, उसको कॉलम बना दें। बैठे में उनको कहें भाई खड़े हो जाओ तुम लोग सारे, तो 5 और -2 और 4 ऐसे करके उसको लिख दें। तो ये सी का ट्रांसपोज हो गया। अब इसी तरह से डी का ट्रांसपोज है। यहाँ मैंने दोनों स्टेप बनवाए हैं कि जी डी है, डी को दोबारा लिखें, 2, 3, 4 जो शक्ल है उसकी वैसे ही एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, और उसके ऊपर इधर भी टी लग गया, उधर भी टी लग गया। अब अगले स्टेप में आप ट्रांसपोज ले लें, रोज़ को कॉलम्स बनाते जाएं। ये पहली रो है 2 और 5, उसका कॉलम बना दें। अब ये छोटा कॉलम है, 2 चीज़ों का बना है। 3 और 6 को कॉलम बना दें, अगला कॉलम। इसी तरह ये जो 4 और 7 है उसको अगला कॉलम बना लें। ठीक है, ये देखें, तो इस तरह से ये उसका ट्रांसपोज बन गया। तो पहले उसकी रेक्टेंगुलर इस तरह की शक्ल थी, अब वो इस तरह की बैठी बैठी शक्ल बन गई है रेक्टेंगल की, क्योंकि ट्रांसपोज है ना, उल्टो जाना होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ट्रांसपोजेस मालूम करने थे। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अहम सवाल है, शॉर्ट सवाल और MCQs में ये आता है, फाइंड नेगेटिव। इसको एक और नाम होता है, इसको हम उर्दू में कहते हैं जमी मकूस, इंग्लिश में कहते हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। इसमें सिंपल काम होता है कि इसमें आपने अलामतें चेंज करनी है, सिंबल चेंज करने हैं। अगर जमा लगा हुआ है मनफी कर दें, मनफी लगा हुआ है जमा कर दें। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव को आपने बस आगे पीछे करना है। सो देखें, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, -a। ए के साथ भी माइनस लगाएं, और इधर अब एक स्टेप बनाते हैं इसका भी। यहाँ -a किया ना, तो इधर भी माइनस बाहर लिख के, तो अंदर ये जो ए वाला एलिमेंट है, थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूँ, -3 है, 0 है, 5 है, 6 है। ठीक है, ए और ए को लिखा और बाहर बाहर माइनस लगा लिया। और अगले स्टेप में जैसे ट्रांसपोज में करते थे कि अब इनके ये जो बाहर वाला माइनस है अंदर ले जाके इनके साइन चेंज कर दें। तो 3 नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव कर दें। 0 बेचारा 0 ही होता है, उसको माइनस कोई नहीं असर डाल सकता 0 के ऊपर। और 6 जो है वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो गया। तो दैट्स इट, ये हमारा क्या आ गया जी, -a। ये हमने नेगेटिव फाइंड कर लिया ए का। इसी तरह से बी का नेगेटिव मालूम करना है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं जी, -b करने लगे हैं। सब के साइन चेंज कर दें, ये 3 और 2 जो है पॉजिटिव हो गए, अगले 3 और 2 जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे, सिंपल काम। इसी तरह सी वाला है तो इसमें भी साइन चेंज करें, 9 और 7 पॉजिटिव हो गए, और ये जो पॉजिटिव थे 1, 1 वो दोनों नेगेटिव हो गए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी मुकम्मल। आगे चलें, 6 में क्या करना है। 6 में कहता है जी, ए और बी आपको मैट्रिसेस दिए गए हैं, कॉलम दिए गए हैं, वेरीफाई करना है कि 2 दफ़ा ट्रांसपोज लें तो फिर दोबारा से ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। तो डेफिनेटली आता है, वो भी हम करके देखते हैं, बड़ा सिंपल काम है। ये ए मैट्रिक्स है ना, इसको लेके चलते हैं। ए है, उसको आप लिखें पहले एक दफ़ा, 2, 3, 4, 5। आप चूँकि ट्रांसपोज लेना है तो आपने इस तरफ भी टी लगा लेना है, उस तरफ भी टी लगा लेना है। इसमें इसी तरह से स्टेप्स बनाएं, डायरेक्ट ना करिएगा इसे। ठीक है, अब टी लिख लिया ना, तो अब हम इसका ट्रांसपोज लेने लगे हैं। ये 2 और 3 उसको हमने कॉलम बना लिया, 4 और 5 उसको हमने कॉलम बना लिया। ये हमारा आ गया पहला ट्रांसपोज। मैं यहीं पे इसको मुकम्मल कर देता हूँ, क्योंकि यहीं पे ज़रा क्लैरिटी बेहतर हो जाएगी।
तो हमने ए लिखा, दोनों तरफ टी लिखा, इसका ट्रांसपोज ले लिया, एक स्टेप आधा सवाल हो गया कि आपने ए का ट्रांसपोज ले लिया, अब उसका फिर ट्रांसपोज लेना है। तो आप इसी को दोबारा लिखें, देखें ए टी इज इक्वल टू अगले स्टेप में 2 4 3 5 लिखा ना, यही चीज़ है ना, इसी चीज़ को दोबारा लिख लिया। अब इसके दोनों तरफ टी लगाएं, इधर भी टी लगा दें, इधर भी टी लगा दें, ठीक है। अब वही बात के इधर तो डबल टी हो गया है, इसको आपने ऐसे ही लाना है क्योंकि यही चीज़ तो हमने साबित करनी है। और इधर आप इसका ट्रांसपोज ले लें। अब इसका अगेन 2 और 4 है रो, उसको आप कॉलम बनाएं, ये हमारी रो है, उसको आप कॉलम बना दें। लो जी यहाँ पहुँच गए। अब गौर करें तो ये जो चीज़ है और जो असल ए था हमारा ये वाला 2 3 4 5 2 3 4 5 बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये चीज़ ए है, तो यहाँ ए लिख दें। तो ये देखें ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो ऐसे इसके देखें 1 2 3 4 5 6 स्टेप बनाए, इसके स्टेप बाय स्टेप चले। वैसे तो बड़ा बेसिक सा सवाल है, लेकिन ये 6 स्टेप इसके बन जाएं तो बेहतर है। मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी थी उसकी, लेकिन उधर ही कर लिया है तो बेहतर हो गया। अब यही सारा काम हमने बी के लिए करना है। अब आपको समझ आ गई है तो आप खुद भी कर सकते हैं, आप खुद करें। जहाँ से समझ नहीं आती वीडियो पॉज करके बाद में दोबारा देख लें। मैं अभी कर देता हूँ। बी की वैल्यू है 7658 7658। लो जी वही स्टेप मैं दोहराऊंगा, पहले इस साइड पे भी टी लिखूंगा और उस साइड पे भी टी जो है वो लिख लेंगे। इधर भी टी लिख लिया। अब इसका टी फाइंड कर लेते हैं। 7 और 6 इधर चला गया, 5 और 8 इधर आ गया। लो जी बी का ट्रांसपोज हमने ले लिया। अब इसका हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, तो इधर भी टी लगा दें और इस साइड पे जो हमारी रकम आ रही है उधर भी हम टी लगा लेते हैं। अब इसका भी ट्रांसपोज हमने करना है, तो 7 और 5 नीचे आ गया, 6 और 8 इधर को आ गया, तो हमने बी टी का टी जो है वो कर लिया। अब अगेन ये सारा बी होगा, डेफिनेटली होगा, वो आप देख लें। तो इस चीज़ की जगह आपने बी लिख देना है और इधर बी टी का टी जो है वो तो हो रहा था। सो दैट्स इट, ये भी हमारा प्रूव हो गया। और ये हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल सिंपल सा है। कहता है जी एल एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका आपने क्या करना है, चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक की मैंने क्या डेफिनेशन बनाई कि उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, उसमें चेंज कोई ना आए। तो सिंपल हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज का वही तो काम हम करके आ रहे हैं, तो पहले वही स्टेप्स बना लें क्योंकि एक ही काम है। इधर भी टी लिख लें, उधर भी रकमें जो हैं वैसे ही लिख लें एक दफ़ा, ठीक है। -2 5 4 5 0 और उसके ऊपर टी जो है वो शो करा दें, ठीक है। दोनों तरफ टी शो करा दें। अब ट्रांसपोज मालूम कर लेना है, एक ही स्टेप में ज़ाहिर होगा। पहली रो देखें क्या है 2 3 4, उसको आप इधर को लिखें, ठीक है। अगली रो क्या है 3 - 2 5 3 - 2 5 और लास्ट वाली है 4 5 0 4 5 0। अब देखें सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें या इसमें, क्योंकि देखें 2 3 4 इधर भी 2 3 4 इधर भी 2 3 4, वो सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि L का जब टी किया तो वो दोबारा से L आ गया है। LT इज इक्वल टू L, ट्रांसपोज लिया वो वही वापस आ गया। सो दैट मीन्स कि L इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नीचे लिख देना L इज आ सिमेट्रिक ऐसे करके मैट्रिक्स, ये लिख दें, ठीक है। वो उर्दू में भी यही लिखना है आपने, उर्दू में ऐसे सिमेट्रिक कुछ इस तरह से करके लिखा जाता है, उर्दू भी इसकी यही है। सो दैट्स इट, ये हमारी एक्सरसाइज हो गई जी कंप्लीट, ठीक है जी। लाइक ज़रूर करना है वीडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं गिनूंगा कि इसके लाइक्स कितने बने हैं, ठीक है जी। ओके फिर अल्लाह हाफिज़।